चलिए बच्चों, अपने पास ज्यादा समय है नहीं, इसलिए अपने सीधे बात करते हैं मुद्दे की। और क्या बात है कि दैनिक जीवन में रसायन जो टॉपिक है ना, उसके दो छोटे छोटे पार्ट, एक साबुन और एक अपमार्जक, ये दो बातें रह गई थी। सीधी बात कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। ठीक है, साबुन को लेकर के अपने पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला, साबुन क्या है, तो आप लिखेंगे उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवणों को क्या कहते हैं अपने, साबुन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। उच्च वसीय अम्ल का मतलब क्या है कि जिसमें कार्बन बहुत सारे होंगे, कार्बन 17, कार्बन 15, इस तरीके से ज्यादा सारे कार्बन होंगे, तो उनको जो है उच्च वसीय अम्ल कह रहे हैं। और उसके सोडियम लवण को जो है हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, C17H35COONA। ठीक है, ये क्या है, उच्च वसीय अम्ल है यहां तक। और इसके साथ क्या जुड़ गया, सोडियम, तो ये बन गया सोडियम लवण। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवणों को हम साबुन कहते हैं। और ये हमारे पास साबुन का ही फॉर्मूला है, C17H35COONA। ठीक है, तो एक बात होगी क्लियर। अब दूसरी बात आओ, आपके पास प्रश्न आएगा कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखो। साबुनीकरण किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखो। देख क्या होता है कि आपके पास ये स्टीरेक अम्ल का की ग्लिसरॉल एस्टर है। अब ये क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है मतलब उसका क्या कहानी है, देखो क्या है। जो C17H35COO अगर H होता ना, तो ये स्टीयरिक अम्ल होता है। C17H35COOH को स्टीयरिक अम्ल कहते हैं। और ये CH2OH मतलब ये जो है ये क्या है, ग्लिसरॉल है। आप एक गौर करना, इस HH को हटा करके इस ग्लिसरॉल को उठा करके यहां पे लाओ, ये ले। ठीक है, अब ये C17H35COO है ना, इसका O हालांकि अलग लिया है, लेकिन C17H35COO है, C17H35COO है। ठीक है, और बीच में समूह कौन सा बन रहा है, एस्टर, C डबल बॉन्ड OO एस्टर बन रहा है। तो अब सुने, ये तो हो गया आपके पास स्टीयरिक अम्ल, इससे इधर वाला C17H35COO, ये तो हो गया स्टीयरिक अम्ल। और इसका ग्लिसरॉल एस्टर, ये देखो CH2CH ये CH2CH ये क्या है, ग्लिसरॉल, ये क्या है, ग्लिसरॉल। और ये बीच में समूह कौन सा है, एस्टर। ठीक है, तो अगर ये किसी को समझ में आ गया तो भी बढ़िया, नहीं आ गया तो सीधी बात बता रहा हूं, क्या करना है, CH2CH लिख लोगे, फिर बीच में एस्टर समूह बनाना है, COO। ठीक है, और इधर C17H35। ठीक है, तो ये हमने एक एस्टर लिया है। क्लियर, इसकी हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे, NaOH से। तो NaOH क्या करेगा, ये पूरे समूह के साथ C17H35C डबल बॉन्ड OO के साथ Na जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां से इसको कट कर दो, एक गया, फिर इसी के साथ इसके साथ Na जुड़ जाएगा, इसके साथ Na जुड़ जाएगा, तो 3 अणु बन जाएंगे C17H35COONA। और Na के जो 3 OH है ना, ये वाले 3 OH, इसको CH2 को मिल जाएंगे, CH2OH CH2OH। देखो CH2OH CH2OH ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो अपने पास एस्टर है, इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम स्टीरेट बनेगा, जो कि एक साबुन है, और इसका बन जाएगा विलयन, जिसके अंदर ग्लिसरॉल भी उपस्थित होगा। ठीक है, हम फिर उसमें क्या करेंगे, NaCl डाल करके इसका अवक्षेप बना लेंगे, इसको तो बिठा लेंगे नीचे, सोडियम स्टीरेट को बिठा लेंगे नीचे, और विलयन में क्या बच जाएगा, ग्लिसरॉल। इसका परभाजी आसवन करके, क्या करके, परभाजी आसवन करके हम ग्लिसरॉल को भी अलग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास साबुनीकरण। क्लियर हुई बात। चलिए, साबुनीकरण की अभिक्रिया याद करो। आपने क्या लिखा, C17H35COO, बस CH2CH इतना याद रखना है। क्लियर, अब क्या किया, NaOH के साथ अभिक्रिया किया कि तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, अभी बंद जो है वो यहां से टूटेगा, ये पूरा बंद जो है वो यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, इन सारों के साथ Na जुड़ जाएगा, तो 3 Na जुड़ करके 3 बन गए सोडियम स्टीरेट, और CH2 को OH मिल गया, CH को OH मिल गया, CH2 को OH मिल गया, बन गया ग्लिसरॉल। ये जो सोडियम स्टीरेट और ग्लिसरॉल बने हैं, ये किसमें पड़े हैं, विलयन में पड़े हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर NaCl डाल करके इसका अवक्षेप बना करके ठोस रूप में साबुन अलग प्राप्त कर लेंगे, और ग्लिसरॉल जो विलयन के रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसका हम परभाजी आसवन करके जो है वो हम अलग से ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेंगे। क्लियर भाई। इसके बाद आ जाओ तीसरा प्रश्न कि साबुन जो है वो कठोर जल में अभिक्रिया क्यों नहीं करते। ठीक है, तीसरी बात है अपने पास, साबुन कठोर जल में अभिक्रिया क्यों नहीं करते।
देखो कठोर जल किसे कहते हैं? कठोर जल वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण हो। किसके? कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण हो। ठीक है, तो ये जैसे ही अपने पास कठोर जल होगा, कठोर जल में कैल्शियम का लवण होगा, जैसे मैं लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्लियर? और अब क्या करेंगे, जैसे ही इस कठोर जल के अंदर साबुन डालेंगे, साबुन का फॉर्मूला अभी पढ़ना है, C17H35COONA, ये साबुन है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही कठोर जल में डाला जाएगा, कठोर जल में क्या पड़ा है? कैल्शियम पड़ा है, कैल्शियम क्लोराइड पड़ा है। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा? इससे अभिक्रिया कर लेगा और क्या बन जाएगा? 2Cl 2Na को मिलकर के 2NaCl निकल जाएगा और कैल्शियम जो है वो इस पूरे स्टीरेट आयन से जुड़ जाएगा। C17H35COO की होल ट्वाइस कैल्शियम, क्योंकि Ca+2 होता है इसलिए इसके कितने आयन जुड़ गए? 2 आयन जुड़ गए। ये जो बना है ना अपने पास कैल्शियम का जो स्टीरेट बना है, कैल्शियम स्टीरेट कहते हैं अपने इसको। ये कैसा होता है बच्चों? अघुलनशील होता है और चिपचिपे पदार्थ के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अवक्षेप बढ़ जाता है इसका, जिसकी वजह से साबुन जो है वो कपड़े नहीं धो पाता। तो हम क्या कहेंगे कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? तो हम कहेंगे कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण घुले होते हैं, उसे हम कठोर जल कहते हैं। जैसे ही कठोर जल में साबुन डाला जाता है तो साबुन जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? कैल्शियम स्टीरेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्या बना लेते हैं? अघुलनशील लवण बना लेते हैं, जो कि अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। जिससे ये क्या होता है कि ये झाग नहीं देता। क्या नहीं करता बच्चों? झाग नहीं देता, और इसी वजह से जो है वो कपड़े धुलते नहीं हैं, या आपने कहें कि ये साबुन जो है कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता। क्लियर हुई बात? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के लवण जो होंगे वो कठोर जल को बनाएंगे, और कठोर जल में जैसे ही साबुन मिलेगी तो साबुन से जो है वो क्या जुड़ जाएगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? अघुलनशील अवक्षेप बढ़ जाएगा और ये झाग नहीं देगा, जिसकी वजह से कपड़े नहीं धुलेंगे। यस और नो? ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको याद करनी। जब भी प्रश्न आएगा कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते, तो ये क्योंकि कठोर जल में साबुन जो है झाग नहीं देते। क्यों नहीं देते? फिर वो बात लिखनी है, कठोर जल किसे कहते हैं ये बात लिखनी है, और ये समीकरण लिखनी है, आपकी बात हो जाएगी पूरी। ठीक है, एक चीज और देखना कि भाई ये NaOH की जगह आप KOH भी यूज कर सकते हो। अगर KOH यूज किया तो Na की जगह क्या आएगा? K आएगा। ठीक है, और K जो है सोडियम या पोटेशियम दो ही आयन ले सकते हैं। आप सोचो कि भाई इस तरह से हमने सीजियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं। नहीं, सिर्फ आपको सोडियम और पोटेशियम लेना है, क्योंकि इसी के ही साबुन जो है वो घुलनशील होते हैं, क्योंकि साबुन पानी में घुलना भी तो चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पोटेशियम भी ले सकते हो। पोटेशियम की अच्छी बात यह है कि ये जो है त्वचा के साथ ज्यादा घुलनशील होता है, त्वचा पर ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, इसलिए जो नहाने की साबुन है उसके अंदर सोडियम की जगह पोटेशियम यूज किया जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से ये साबुन के 3 प्रश्न थे और उनके उत्तर भी हो गए। रट लो भाई अपने पास, रट लो इसको। ठीक है, चलिए अब आ जाओ आपके पास अपमार्जक देखते हैं। अपमार्जक क्या होता है? देखो अपमार्जक जो है, सबसे बढ़िया बात कि अपमार्जक कठोर और मृदु जल में दोनों में ही, अच्छा साफ मृदु जल है तो भी जो है उसके साथ अभी उसमें झाग देगा, और कठोर जल में भी झाग देगा, इसलिए दोनों में ये कार्य कर सकता है। अच्छी बात इसकी ये है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋणायनिक अपमार्जक, जो अपने सर्फ कहते हैं ना, घर पे सर्फ जो कहते हैं, वही एक तरीके का सर्फ है, हालांकि वो है नहीं, हालांकि उसमें कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने एक बार उसको अपमार्जक मतलब सर्फ मान लें। ठीक है, तो ऋणायनिक अपमार्जक भी होता है, धनायनिक अपमार्जक भी होता है, और अनआयनिक अपमार्जक भी हो सकता है। मतलब ऐसा अपमार्जक जिसमें धन आवेश उपस्थित हो, एक पर माइनस आवेश उपस्थित होगा और एक पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा। तीसरा कौन सा है? अनआयनिक अपमार्जक। तो पहला देखते हैं ऋणायनिक अपमार्जक। पेपर में क्या प्रश्न आएगा कि साबुन और कठोर अपमार्जक में से कौन अच्छा है? तो अपमार्जक अच्छा है। क्यों? क्योंकि कठोर और मृदु जल में दोनों में यह अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, फिर प्रश्न आएगा ऋणायनिक अपमार्जक को जो है वो एक उदाहरण लिखो या उसको बनाने की समीकरण लिखो। तो होता क्या है, ऋणायनिक अपमार्जक में आपके पास एक उच्च कार्बन श्रृंखला वाला एल्कोहल है। उच्च कार्बन श्रृंखला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन देखो कितना है, 1 और CH2 की 10 ये हो गए, 1 ये हो गए, 12 कार्बन हो गए। ठीक है, तो इसमें उच्च कार्बन श्रृंखला वाले जो एल्कोहल होते हैं वो उनकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। ठीक है, इसको अपने लोराइल एल्कोहल कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, लोराइल अल्कोहल। इसमें किसकी अभिक्रिया करवाई, H2SO4 से। किससे, H2SO4 से। बनेगा क्या, H2SO4 इसका OH H2O निकाल देगा और यहां पर जुड़ जाएगा SO3H। क्या जुड़ जाएगा, SO3H। अगर मैं H2SO4 को ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं कि मैं लिख दूं SO3H और OH। ठीक है, तो इसका OH और H2O निकल जाएगा और SO3H जो है इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और SO3H जो है जब ये वाला H और इससे OH निकल जाएगा और SO3 और H जो है इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बनेगा इसकी अब अभिक्रिया किससे करवाएंगे, NaOH से। किस लिए कि Na जो है इस H को यहां से हटा करके इसके साथ जुड़ जाए, तो Na जो है इस H को हटा करके यहां पे Na जुड़ जाएगा। तो ये बन गया सोडियम लोराइल सल्फेट। सोडियम लोराइल सल्फेट जो है ना वो एक ऋणायनिक अपमार्जक है। क्यों ऋणायनिक अपमार्जक है, क्योंकि इसकी जो लंबी श्रृंखला है ना, जिसने कपड़े धोने का काम करना है, ठीक है, जिसने धावन का काम करना है, शोधन का काम करना है, वो ऋणायनिक श्रृंखला है। CH3 CH2 की 10 CH2O SO3NO माइनस, देखो इस पर क्या रहा है माइनस, Na प्लस, तो एक अकेला ही है, तो धावन क्रिया किसने करनी है, इस लंबी श्रृंखला ने, इसलिए हम इसको ऋणायनिक अपमार्जक कहते हैं। नाम याद करो, सोडियम लोराइल सल्फेट किससे मिला, लोराइल अल्कोहल से। लोराइल अल्कोहल की सूत्र क्या था, CH3 CH2 की 10 और फिर CH2 और OH। क्लियर, H2SO4 से पहले अभिक्रिया, फिर NaOH से अभिक्रिया। NaOH वाले में तो कुछ है ही नहीं, इसका H हटाना है, Na जोड़ना है, बस Na जुड़ेगा। क्लियर, चलिए जो आपके पास ऋणायनिक अपमार्जक है ना उसके दो करें। एक तो ये घरेलू जो उपयोग में साबुन काम में जो अपमार्जक काम में आ रहा है वो ये ऋणायनिक अपमार्जक ही होता है। इसके अलावा कुछ दंत मंजन में अपमार्जक डलता है, वो भी जो है ऋणायनिक अपमार्जक होता है। ठीक है, आप प्रश्न चेक करो, प्रश्न क्या होगा, ऋणायनिक अपमार्जक किसे कहते हैं, कोई उदाहरण लिखते हुए इसके उपयोग लिखो, इसके बनाने की समीकरण लिखो। ठीक है, तो कोई एक उदाहरण लिखो, तो ये जो है ये सारी बात जो है आपकी ये इतना सा पार्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपने पास आता है धनायनिक अपमार्जक। अब जैसे अपने यहां देखा कि जो धावन वाला भाग जो है वो माइनस है तो ऋणायनिक अपमार्जक, अगर धावन वाला भाग प्लस हो तो धनायनिक अपमार्जक। ठीक है, अब इसको देखो धनायनिक अपमार्जक क्या है। आप पहले ना नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन की 4 संयुक्ताएं पूरी कर दो, CH3 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 हो गया। फिर एक साइड कार्बन की लंबी श्रृंखला लो, क्या लिया, CH3 CH2 की 15, यहां पे 15 लिखना है। ठीक है, तो अब ये चतुष्क नाइट्रोजन बन गया क्योंकि नाइट्रोजन की 4 संयुक्ता होगी। तो जब नाइट्रोजन की 4 संयुक्ता होती है तो नाइट्रोजन पर प्लस होता है और उस प्लस को संतुलित करने के लिए यहां पर Br माइनस भी जोड़ सकते हैं और Cl माइनस भी जोड़ सकता है। धावन क्रिया करने वाला ये पूरी लंबी श्रृंखला जो है वो प्लस है, इसलिए ये धनायनिक अपमार्जक है। नाम इसका है सेट्रिल, इसको कह रहे हैं सेट्रिल ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल 3 मैथिल है, ट्राइमेथिल, और इसको हम कह रहे हैं सेट्रिल, सेट्रिल ट्राइमेथिल। और नाइट्रोजन पर प्लस आ गया तो ये बन गया अमोनियम और यहां जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड, ये क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, तो धनायनिक अपमार्जक का एक उदाहरण लिखो, सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर, और ये जो धनायनिक अपमार्जक होता है ये केस कंडीशनर में जो बालों के जो कंडीशनर आते हैं उनको, उनके अंदर जो है ये धनायनिक अपमार्जक डलता है। फिर जीवाणुनाशक भी होता है, ये जीवाणुओं का नाश करता है, तो उसके लिए भी ये धनायनिक अपमार्जक काम में होता है और ये थोड़े महंगे होते हैं इसलिए इनका उपयोग जो है वो सीमित है। क्लियर, तो दंत मंजन में कौन सा, ऋणायनिक अपमार्जक। जीवाणुनाशक या केस कंडीशनर के रूप में किसको काम में लिया जाता है, धनायनिक अपमार्जक को। ऋणायनिक अपमार्जक का उदाहरण लिखो, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट। धनायनिक अपमार्जक का एक उदाहरण लिखो, सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर, ठीक है, चलिए एक लास्ट है अपने पास अनआयनिक अपमार्जक। बात पल्ले पड़ेगी क्या, अनायनिक अपमार्जक में कोई भी जो है वो आयन नहीं होगा, प्लस बनेगा ना माइनस बनेगा। होता क्या है, स्टीरिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल C17H35COOH, अभी भी याद किया था ना, साबुन में याद किया था, देखो ये सोडियम स्टीरेट, ठीक है, C17H35COOH होता तो ये स्टीरिक अम्ल होता, लेकिन सोडियम जुड़ गया तो सोडियम स्टीरेट बन गया। क्लियर, लेकिन अपने यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है अपने स्टीरिक अम्ल C17H35COOH। तो यहां पर C17 को कैसे लिखा, CH2 को तो 16 को अलग कर दिया और CH3 को अलग कर दिया, तो ये 16 और 1 17 हो गई।
C17 H35 मतलब CH3 CH2 की होल 16 और फिर COOH, ये हो गया स्टीरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? प्लस ये OH और इधर भी OH, बीच में क्या है? CH2 CH2ON, N का मतलब बहुत सारी लंबी श्रृंखला है ये, फिर लिखा CH2 CH2OH। ये होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। बहुत सारे एथिलीन्स को जो है वो जोड़ करके बनाया हुआ ग्लाइकोल है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल तो क्या होता है? CH2OH CH2OH होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कई CH2OH आपस में जुड़े हुए हैं, CH2OH CH2OH होता है, ये कई सारे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कह रहे हैं पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा कि यहां से जो है H और ये वाला OH H2O निकाल देगा और COO इतना पार्ट जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन गया अपने पास, यहां पर एक O और आएगा, तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 16 और यहां से आ गया CO, यहां से एक O, ये वाला O, और फिर CH2 CH2ON CH2 CH2ON और फिर CH2 CH2OH, ये बन गया। और ये जो है अनआयनिक अपमार्जक है। कैसा अपमार्जक है? अनआयनिक अपमार्जक है, क्योंकि इसमें जो धावन क्रिया करने वाला जो भाग है उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अनायनिक अपमार्जक का सूत्र क्या आ जाएगा? CH3 CH2 की 16, COO CH2 CH2O की N पैरों में और CH2 CH2OH, ये अनायनिक अपमार्जक है। क्लियर? तो आपके पास अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक कौन से हो गए भाई? जो कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ऋणायनिक, धनायनिक और अनआयनिक। ऋणायनिक का एग्जांपल है सोडियम लोराइल सल्फेट, धनायनिक का अपमार्जक है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, अनायनिक का अपमार्जक का एग्जांपल जो है ये आपके सामने बना हुआ है। इसका नाम भी याद रखने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस याद रख लो, अनायनिक अपमार्जक का फॉर्मूला याद रख लो। क्लियर? चलिए, अब एक इसके अंदर अपमार्जकों की अच्छी बात तो यह है कि कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करता है, लेकिन इसकी बुरी बात क्या है? इसकी बुरी बात यह है कि अगर ये जो लंबी कार्बन श्रृंखला है ना, जैसे यहां पर 12 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, यहां पर 16 कार्बन की श्रृंखला है, यहां पर 17 कार्बन की श्रृंखला है, ये जो लंबी कार्बन श्रृंखलाएं है ना, अगर ये शाखित हो जाए, इनकी शाखाएं निकल जाए, तो शाखित जो कार्बन श्रृंखलाएं होंगी ना, वो जीवाणुओं द्वारा उनका नाश नहीं होता, जीवाणु उनका अपघटन नहीं कर सकते, मतलब वो अजैव नियमनीकृत बहुलक हो जाते हैं एक तरीके से, मतलब उनका जीवाणु जो है उनका अपघटन नहीं कर पाते, नहीं करते तो वो पानी में पड़े रहते हैं, पानी में पड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे मतलब नदी तालाब में पड़े रहते हैं तो वो झाग बनाते रहते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता रहता है। तो ये जो है इसकी कमी है। तो इसलिए जो आजकल इसका अगर कहे कि इसका क्या अल्टरनेट है, अल्टरनेट ये है, इसमें सुधार क्या किया जा रहा है कि जो है यहां पर लंबी कार्बन श्रृंखलाओं वालों की जगह छोटी कार्बन श्रृंखला जो है वो काम में ली जा रही है अब जो अपमार्जक बन रहे हैं उनमें, ताकि जो उसमें शाखाएं ना निकले। ठीक है, तो आप बात समझे। दोबारा आपको पूछा जाए कि अपमार्जक की क्या सीमा है, तो आप कहेंगे कि जो अपमार्जक जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं, उनमें अगर शाखाएं निकली हों तो शाखाओं की वजह से जीवाणु जो है उनका अपघटन नहीं कर पाते और वे पानी में ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं, जिससे वो नदी तालाब झरनों के पानी के अंदर क्या करते रहते हैं, झाग बनाते रहते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता रहता है। फिर प्रश्न आगे बढ़ेगा, प्रश्न कहेगा कि इसमें सुधार क्या किया जा सकता है, तो सुधार ये किया जा रहा है कि जो लंबी कार्बन श्रृंखला की जगह इसको क्या किया जा रहा है, छोटी कार्बन श्रृंखला, कम कार्बन वाली श्रृंखला बनाई जा रही है, ताकि जो है वो उसकी शाखाएं ना निकले, शाखाएं ना निकलेंगी, कम अशाखित होगा तो जीवाणु उनका अपघटन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पर ये जो छोटी छोटी 3 वीडियो मैंने बनाई है दैनिक जीवन में रसायन की, उनको तीनों को अगर पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, 3 नंबर का ये चैप्टर है इस बार 2023 के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सारे दोस्तों को भी भेज देना तीनों वीडियोस, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट में इनको कर देता हूं तीनों को, ताकि जो है वो आपको आसानी से तैयार हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना नोट्स भी शॉर्ट में तैयार हो जाएंगे। एग्जाम देने जाने से पहले तीन शॉर्ट्स, एक स्क्रीनशॉट ये एक बोर्ड का, एक बोर्ड पहले, एक बोर्ड पहले, 3 बोर्ड का स्क्रीनशॉट है। एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ इतने को देख लोगे ना तो आपका जो है वो क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, पेपर में जल्दी रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो गुड लक, गुड बाय। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सारे नेम रिएक्शंस की इकट्ठी वीडियो बना दो, तो वो भी मैं कोशिश करता हूं। एक बार इसको जो है वो लाइक करो, कमेंट करो, बाकी दोस्तों को शेयर करो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, गुड लक, गुड बाय।